नमस्कार। आज हम पैसा बनाने और उसे संभालने के 3 बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, हमारे पास 3 ऐसी कहानियां हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। एक तरफ एक गणित का जीनियस है जिसने शेयर बाजार को एक पहेली की तरह हल कर दिया। दूसरी तरफ एक ऐसा निवेशक है जिसकी लगभग सारी दौलत 50 की उम्र के बाद बनी। और तीसरी कहानी, वो एक ऐसे इंसान की है जो दिवालिया होने के बाद फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। और आज हमारा मिशन यही समझना है कि इन 3 रास्तों से हम क्या सीख सकते हैं। एक रास्ता जो पूरी तरह डेटा पर आधारित है, दूसरा जबरदस्त सब्र पर, और तीसरा अपनी सबसे बड़ी गलती से सीखने पर। ये तीनों रास्ते एक दूसरे के एकदम उल्टे लगते हैं, लेकिन क्या इनके बीच कोई ऐसी कड़ी है जो इन सबको जोड़ती हो? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? शुरुआत करते हैं सबसे अनोखी कहानी से, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। जिम साइमंस। ये कोई मामूली निवेशक नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। हाँ, जिन्हें शीत युद्ध के दौरान सोवियत कोड तोड़ने के लिए जाना जाता था। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें उनकी टॉप सीक्रेट नौकरी से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो वियतनाम युद्ध का विरोध कर रहे थे और वॉल स्ट्रीट का तो उन्हें कोई तजुर्बा ही नहीं था। कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन जो उन्होंने कर दिखाया उसके आंकड़े वो होश उड़ाने वाले हैं। हाँ, बताइए जरा। उनकी कंपनी रेनेसॉन टेक्नोलॉजीज ने 1988 से 2018 के बीच, यानी 30 साल तक। हाँ, पूरे 30 सालों तक फीस काटने से पहले औसतन 66% का सालाना रिटर्न दिया। एक मिनट, 66% सालाना? ये तो वॉरेन बफे जैसे दिग्गज से भी 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना। ये कैसे मुमकिन है? वो ऐसा क्या कर रहे थे जो वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं कर पाए? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हाँ। उनका तरीका वो बाजार के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। अच्छा। वो किसी कंपनी की बैलेंस शीट या उसके भविष्य के प्लान, इन सब पर ध्यान ही नहीं देते थे। उन्होंने अपने साथ गणितज्ञों, वैज्ञानिकों और अपने जैसे ही कोड ब्रेकर्स की एक टीम बनाई। इस टीम का काम कंपनियों को समझना नहीं था, बल्कि डेटा में ऐसे पैटर्न ढूंढना था जिन्हें कोई इंसान देख ही नहीं सकता। तो उनकी टीम में फाइनेंस का कोई बंदा था ही नहीं? एक भी नहीं। सब के सब मैथ्स और साइंस के जीनियस, जिन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि कंपनी क्या बनाती है, बस उसके डेटा से मतलब था। बिल्कुल। उन्होंने सालों का डेटा इकट्ठा किया, ब्याज दरों का इतिहास, मौसम का पैटर्न, शेयर की कीमतों का उतार चढ़ाव, सब कुछ। और फिर उसमें छोटे छोटे छिपे हुए मौके ढूंढे। और उनका असली राज क्या था? असली राज था निवेश से इंसानी भावनाओं को पूरी तरह निकाल फेंकना। साइमंस ने खुद एक बार कहा था। क्या कहा था? मेरी किसी भी स्टॉक पर कोई राय नहीं है। कंप्यूटर की अपनी राय है और हम आंख बंद करके उसकी बात मानते हैं। आंख बंद कर दी कंप्यूटर की बात मानना, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, खासकर जब पैसा दांव पर लगा हो। तो क्या उनका कंप्यूटर हमेशा सही होता था? नहीं, और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। अच्छा। उनका मॉडल सिर्फ 50.75% बार सही होता था। क्या 50% से बस थोड़ा सा ज्यादा? ये तो लगभग सिक्का उछालने जैसा है। बिल्कुल। मुझे लगा था उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला होगा जो हमेशा सही होता है। नहीं, कोई जादू नहीं था, बस एक छोटी सी बढ़त थी। लेकिन उस छोटी सी बढ़त को उन्होंने हजारों लाखों ट्रेड पर लगातार इस्तेमाल किया। सोचिए, अगर आप सिक्का उछालने के खेल में हर बार जीतने पर 100 रुपए कमाते हैं और हारने पर 99 रुपए गवाते हैं, और ये खेल दिन में लाखों बार खेलते हैं, तो आखिर में आप करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, उनका सिस्टम यही कर रहा था। कामयाबी बड़े दांव जीतने में नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे दावों में मामूली सी बढ़त लेकर उसे लगातार दोहराने में थी। लेकिन ये सिस्टम भी कभी फेल तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमेशा सब कुछ सही चलाओ। हाँ, और वही उनकी असली परीक्षा थी। 1989 में उनके फंड को 30% का बड़ा नुकसान हुआ। 30%? ज्यादातर लोग तो घबराकर सब कुछ बंद कर देते। उन्होंने भी ट्रेडिंग रोक दी, लेकिन फिर अपनी पूरी टीम के साथ 6 महीने तक सिर्फ ये समझने में लगा दिए कि गलती कहाँ हुई। 6 महीने? हाँ, उन्होंने अपने मॉडल को खंगाला, उसे बेहतर बनाया और 1990 में 56% के शानदार रिटर्न के साथ वापसी की। वाह! तो उनकी असली ताकत उनका मॉडल नहीं, बल्कि लगातार सीखने और सुधारने की ये क्षमता थी। बिल्कुल। तो साइमंस की कहानी हमें बताती है कि बाजार को एक कोड की तरह समझा जा सकता है, लेकिन क्या कामयाब होने का सिर्फ यही एक रास्ता है?
क्या हो अगर कामयाबी का राज इस जटिलता में नहीं बल्कि उबाऊ लगने वाली सादगी और सब्र में छिपा हो? और ये सवाल हमें सीधे हमारी दूसरी कहानी पर ले आता है, वॉरेन बफे। एक ऐसा नाम जिसका तरीका साइमन से ज्यादा अलग नहीं हो सकता। यहाँ कोई जटिल गणित नहीं है, कोई एल्गोरिदम नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही चीज है, धैर्य। और उनके बारे में एक आंकड़ा है जो आज भी मेरे होश उड़ा देता है। कौन सा? उनकी 99% दौलत 56 साल की उम्र के बाद बनी। सोचिए, एक पूरी जिंदगी की मेहनत के बाद असली खेल तो शुरू हुआ। हाँ, ये कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत है। बफे ने बहुत छोटी उम्र में शुरुआत की थी। 6 साल की उम्र में कोका कोला की बोतलें बेची। और 10 साल की उम्र तक तो निवेश पर लिखी हर किताब पढ़ चुके थे। हाँ, और बेंजामिन ग्राहम की किताब दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने के बाद उनका रास्ता साफ हो गया। और उनका सिद्धांत बहुत ही सरल था। अच्छी कंपनियों को पहचानो, उन्हें तब खरीदो जब उनकी कीमत कम हो, और फिर उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखो। बस, कोई रोज-रोज की खरीद फरोख्त नहीं, कोई कंप्यूटर मॉडल नहीं। तो अगर ये इतना आसान है तो हर कोई वॉरेन बफे क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि ये सिद्धांत में आसान है, करने में बहुत मुश्किल। इसका असली राज स्टॉक चुनने से ज्यादा इंसान के स्वभाव में है। अगर किसी ने 1965 में बर्कशायर हैथवे में सिर्फ $1 लगाया होता, तो 2024 तक वो $54,000 से ज्यादा बन जाता। $54,000 और S&P 500 में वही $1? सिर्फ $385 बनता। ये फर्क समय और सब्र से पैदा हुआ है। लेकिन इस लंबे सफर में मुश्किल दौर भी तो आए होंगे। जब बाजार गिरता है तो बड़े-बड़े निवेशक घबरा जाते हैं। बिल्कुल आए। 1974 में जब बाजार बुरी तरह गिरा, तो 44 साल की उम्र में बफे की आधी से ज्यादा दौलत साफ हो गई थी। आधी से ज्यादा? हाँ, उनकी संपत्ति $3.4 करोड़ से घटकर $1.9 करोड़ रह गई थी। ये वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग डरकर अपना सब कुछ बेच देते हैं। लेकिन बफे ने? उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा। जैसा वो कहते हैं, जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। उन्होंने उस गिरावट में और ज्यादा निवेश किया। और फिर असली जादू 56 की उम्र में बात शुरू हुआ। हाँ, 56 की उम्र में वो अरबपति बने, लेकिन असली रफ्तार उसके बाद आई। 1990 में उनकी संपत्ति $3.3 बिलियन थी, और सिर्फ 9 साल बाद 1999 में कितनी हो गई? बढ़कर $36 बिलियन हो गई। ये उस स्नोबॉल की तरह है जो शुरुआत में तो धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन एक समय के बाद उसकी रफ्तार और आकार तेजी से बढ़ते हैं। और कमाल की बात यह है कि इतनी दौलत के बाद भी वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। सही कहा। उनकी सफलता स्टॉक चुनने की कला से ज्यादा अपने मन पर काबू रखने की कला है। तो साइमंस और बफे, ये दोनों कहानियां कामयाबी के शिखर की हैं। ये हमें प्रेरणा देती हैं, लेकिन शायद हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी से सीधे तौर पर नहीं जुड़ती। असली सवाल तो ये है कि जब सब कुछ गलत हो जाए, जब आप जमीन पर आ गिरें, तब क्या होता है? क्या वहां से वापसी मुमकिन है? और यही हमारी तीसरी कहानी, मार्कस की कहानी, बहुत जरूरी हो जाती है। ये किसी सेलिब्रिटी की नहीं, बल्कि एक आम इंसान की कहानी है जिसने सब कुछ खो दिया था। बताइए उनके बारे में। मार्कस एक कामयाब फाइनेंस प्रोफेशनल थे। अच्छी तनख्वाह, बड़ा घर, सब कुछ था उनके पास। फिर 47 की उम्र में उन्होंने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट फंड शुरू करने के लिए नौकरी छोड़ दी। और शुरुआत अच्छी हुई होगी, जैसा कि अक्सर होता है। हाँ, शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही बाजार का रुख बदला, उनका फंड डूब गया। और सबसे बुरी बात ये थी कि उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार का पैसा भी डुबो दिया था। उनकी $1.2 मिलियन की संपत्ति खत्म हो गई, और ऊपर से उन पर $280,000 का कर्ज चढ़ गया। 47 साल की उम्र में वो दिवालिया हो चुके थे। ये वो पल है जहाँ ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। 47 की उम्र कोई नई शुरुआत करने की नहीं होती। वो सिर्फ जीरो पर नहीं थे, वो कर्ज में थे। ये तो मानसिक रूप से तोड़ देने वाली स्थिति है। बिल्कुल। लेकिन मार्कस ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक फैसला किया, वो फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बार तरीका बिल्कुल अलग होगा। मतलब? के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अनुशासन और स्थिरता पर ध्यान देंगे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव था। तो उन्होंने क्या किया? वापसी का रास्ता कैसा था? बहुत धीमा और उबाऊ। उन्होंने कम तनख्वाह वाली एक नौकरी पकड़ ली, अपने परिवार के सारे बड़े खर्चे बंद कर दिए। अच्छा। और हर एक अतिरिक्त डॉलर सिर्फ कर्ज चुकाने में लगा दिया। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं। और नतीजा? पहले साल उन्होंने सिर्फ $18,000 का कर्ज चुकाया। बस? हाँ, बस।
5 साल बाद उनका सारा कर्ज खत्म हुआ और उनकी नेटवर्थ 0 से ऊपर आई और 10 साल की मेहनत के बाद उनकी नेटवर्थ $850,000 थी। ये वाकई एक धीमी लेकिन स्थिर प्रगति है। आज वो कहाँ है? आज 58 साल की उम्र में मार्कस की नेटवर्थ $2.1 मिलियन है, लेकिन जब उनसे बात करो तो वो इस पैसे को अपनी असली कामयाबी नहीं मानते। तो फिर असली कामयाबी क्या है उनके लिए? एक सार है जो मुझे बहुत पसंद आया। क्या? आप अपने सबसे बुरे वित्तीय निर्णय से नहीं जाने जाते, बल्कि इस बात से जाने जाते हैं कि आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ये बहुत शक्तिशाली सोच है। बिल्कुल, ये बाजार को हराने की कहानी नहीं है। ये जिंदगी में एक बड़े झटके के बाद दोबारा एक स्थिर और शांतिपूर्ण जीवन बनाने की कहानी है। तो अब हमारे पास ये 3 नक्शे हैं, एक सुपर कंप्यूटर का, एक पुरानी डायरी का और एक जले हुए कागज का, जिसे फिर से जोड़ा गया है। हाँ, एक तरफ साइमंस का जटिल गणित है, दूसरी तरफ बफे का सरल धैर्य और तीसरी तरफ मार्कस की जमीनी हकीकत। ये रास्ते तो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। हाँ, ये अलग-अलग सिद्धांतों पर टिके हैं। साइमंस का रास्ता कहता है कि बाजार में ऐसी जानकारी छिपी है जिसे ढूंढकर आप फायदा उठा सकते हैं। ये एक दिमागी खेल है। जबकि बफे का रास्ता ठीक इसका उल्टा है। ये कहता है कि फायदा जानकारी में नहीं, आपके व्यवहार में है। जब सब बेच रहे हों तब खरीदने का जिगरा रखना। ये बाजार को नहीं बल्कि अपने मन को कंट्रोल करने का खेल है। और मार्कस का रास्ता इन दोनों से अलग है। वो कहता है कि असली सीख लचीलेपन में है और कामयाबी की परिभाषा बदलने में है। कि कामयाबी हमेशा सबसे ज्यादा पैसा कमाना नहीं होती। सही कहा। कभी-कभी कामयाबी सिर्फ एक बड़ी हार के बाद दोबारा खड़े हो जाना होती है। लेकिन ये रास्ते इतने अलग हैं, क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? कोई एक धागा जो इन तीनों को जोड़ता हो? हाँ, एक बहुत मजबूत धागा है और वो है अनुशासन और लंबी सोच। अच्छा। तीनों ने ही लंबे समय का नजरिया रखा। साइमंस ने एक खराब साल के बाद अपना मॉडल ठीक करने में 6 महीने लगा दिए। वो घबराए नहीं। बफे दशकों तक बाजार के उतार चढ़ाव में टिके रहे। और मार्कस ने 1 दशक तक बिना किसी वाहवाही के चुपचाप अपनी जिंदगी को फिर से बनाया। तीनों में से किसी ने भी तुरंत नतीजों की उम्मीद नहीं की। उन्होंने प्रक्रिया पर भरोसा किया। तो हमने देखा कि पैसे के मामले में महारत हासिल करने का कोई एक तय रास्ता नहीं है। नहीं, ये एक जटिल गणितीय बढ़त से आ सकता है, गहरे धैर्य से आ सकता है, या फिर असफलता की आग में तपकर दोबारा खड़े होने के अनुशासन से भी आ सकता है। और आखिर में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये तीनों कहानियां जोखिम या रिस्क की 3 अलग-अलग परिभाषाएं दिखाती हैं। कैसे? साइमंस ने गणित और डेटा का इस्तेमाल करके रिस्क को काबू में किया। बफे ने अच्छी कंपनियों को चुनकर और लंबा इंतजार करके रिस्क से दूरी बना ली। और मार्कस? और मार्कस ने असली रिस्क को तब समझा जब उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और उसे दोबारा बनाया। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि मैं पैसा कैसे बनाऊं, बल्कि ये है कि रिस्क के साथ मेरा रिश्ता क्या है और इन तीनों में से कौन सा रास्ता मेरे स्वभाव से सबसे ज्यादा मेल खाता है।